दोस्तों, ये कहानी मुंबई शहर के मलाड इलाके की है। उस दिन सुबह सुबह वृद्धाश्रम के बरामदे में बैठी रुक्मणी देवी की नजरें आश्रम के मेन गेट पर टिकी हुई थी। गेट के बाहर से जब भी किसी गाड़ी के गुजरने की आवाज आती तो उनके दिल में उम्मीद की किरण जाग उठती, लेकिन अगले ही पल वो उम्मीद उदासी में बदल जाती। उन्हें इस वृद्धाश्रम में आए हुए 1 साल होने वाला था। दरअसल 1 साल पहले की बात है। उनके पोते का चौथा जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। घर मेहमानों से भरा हुआ था और चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। रुक्मणी जी भी उस दिन बहुत खुश थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस घर में ये उनकी आखिरी खुशी साबित होगी, क्योंकि पार्टी के करीब 1 हफ्ते बाद उनके बेटे देवांश और बहू ज्योति ने विदेश घूमने जाने का प्लान बना लिया। उस दिन देवांश ने बड़े प्यार से कहा, माँ जी, हम लोग 1 महीने के लिए यूरोप जा रहे हैं। अब ऐसे में तुम घर पर अकेली कैसे रहोगी और तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? ज्योति ने बात को पूरा करते हुए कहा, बस 1 महीने की ही तो बात है माँ जी। आप वृद्धाश्रम में रह लीजिए, वहां आपकी उम्र के और भी लोग रहते हैं, इसलिए वहां आपका मन भी लगा रहेगा और यूरोप से लौटते ही हम सबसे पहले आपको घर ले आएंगे। रुक्मणी जी ने उतरे हुए मन से चुपचाप हामी भर दी। उन्होंने सोचा, बच्चे घूमने ही तो जा रहे हैं, कुछ दिन बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो 1 महीना धीरे धीरे 1 साल में बदल जाएगा। लेकिन जब देवांश और ज्योति विदेश घूमकर वापस आए, तब भी वो लोग रुक्मणी जी को लेने नहीं गए। और जब उन्हें आए हुए कई दिन बीत गए तो आखिरकार उन्होंने खुद ही अपने बेटे को फोन लगाया। फोन उठाते ही देवांश बोला, अरे माँ जी, हमने आते ही घर को पेंट करवाना शुरू कर दिया। तुम्हें तो पता है ना, दीवारों में कितनी सीलन आ गई थी। अभी घर में हर तरफ धूल मिट्टी और शोर है। ऐसे माहौल में तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन जैसे ही काम खत्म होगा तो मैं तुम्हें घर ले आऊंगा। रुक्मणी जी ने फिर से उस पर यकीन कर लिया। दिन हफ्तों में बदलने लगे और हफ्ते महीनों में। देखते ही देखते कई महीने गुजर गए। आश्रम में रहने वाली उनकी हमउम्र औरतें उन्हें पहले ही समझा चुकी थीं। वो अक्सर कहती थीं, रुक्मणी बहन, खुद को दिलासा मत दो, तुम्हारा बेटा और बहू बहाने बना रहे हैं, अब तुम्हें लेने कोई नहीं आएगा। लेकिन रुक्मणी जी उनकी बात काट देती और कहती, नहीं, मेरा देवांश ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, बेटा और बहू नए नए बहाने बनाने लगे। धीरे धीरे उनका भरोसा टूटने लगा और उन्हें यकीन होने लगा कि अब उन्हें लेने कोई नहीं आएगा। मगर फिर भी वो हर रविवार को सुबह ही तैयार होकर आश्रम के गेट के पास बैठ जाती और घंटों तक सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों को ताकती रहती। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती, लेकिन वो गाड़ी कभी नहीं आती जिसका उन्हें इंतजार था। आज का दिन उनके लिए बहुत खास था, क्योंकि आज उनके पोते का 5वां जन्मदिन था। बेटे और बहू से तो सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, लेकिन पोते के लिए उनके दिल में आज भी वही प्यार था। वो बस एक बार, सिर्फ एक बार उसे जी भरकर देखना चाहती थीं। उस दिन कई घंटों तक इंतजार करने के बाद आखिर उनके सब्र का बांध टूट गया। अचानक उनके अंदर पोते से जुदाई की टीस उठी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं अपने पोते को देखकर ही आऊंगी। लेकिन ज्योति का तिरस्कार भरा चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम गया। रुक्मणी जानती थी कि अगर वो अपनी असल पहचान के साथ वहां जाएगी तो शायद घर की दहलीज पर पहुंचते ही बाहर निकाल दी जाएगी, और देवांश शायद वो भी कोई बहाना बनाकर उन्हें आश्रम लौटा देता। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो भेष बदल कर जाएंगी। लेकिन उससे पहले उन्हें आश्रम के मैनेजर से परमिशन लेनी थी। वो धीरे धीरे मैनेजर के ऑफिस तक पहुंची और दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, रुक्मणी जी, अंदर आ जाइए। मैनेजर तिवारी अच्छे इंसान थे। वो इन बुजुर्गों का दर्द समझते थे, लेकिन वो आश्रम के नियमों से बंधे हुए थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तिवारी जी, मुझे आज शाम तक के लिए छुट्टी चाहिए थी। तिवारी जी ने पूछा, क्या बात, सब ठीक तो है ना? उस दिन रुक्मणी जी ने पहली बार झूठ बोलते हुए कहा, आज मैंने गांव में फोन किया तो पता चला मेरी एक ननंद बहुत बीमार है, शायद उनका आखिरी समय है। झूठ बोलते हुए उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं दिया था। लेकिन आज अपने बेटे और पोते से मिलने के लिए उन्हें झूठ का सहारा लेना पड़ रहा था। तिवारी जी ने उनकी तरफ देखा तो उन्हें रुक्मणी की आंखों में दर्द और बेबसी नजर आई, इसलिए वो चाहकर भी मना न कर सके। उन्होंने रजिस्टर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ठीक है रुक्मणी जी, आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए और शाम होने से पहले वापस आ जाइएगा। रुक्मणी जी ने कांपते हाथों से दस्तखत किए और धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ लौट गईं। अब रुक्मणी जी को कुछ घंटों के लिए अपनी पहचान छिपानी थी। उन्हें अपनी ममता,
अपने मां होने के एहसास को और अपने अस्तित्व को दिल के किसी कोने में दबाकर रखना था। अब उन्हें खुद को इस तरह बदलना था जिससे वहां पर कोई भी उन्हें पहचान न सके। वैसे भी बीते 1 साल ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया था। चिंता और अकेलेपन ने उनके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया था। जो चेहरा कभी भरा हुआ और चमकता हुआ लगता था, अब वो दुबला और मुरझाया हुआ लगता था। उनके गालों की हड्डियां साफ नजर आने लगी थी। बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। वो इन 12 महीनों में इतनी बदल चुकी थीं कि अब वहां कोई उन्हें आसानी से नहीं पहचान सकता था। लेकिन फिर भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उन्होंने अपना संदूक खोला। उसमें उनकी कुछ गिनी चुनी साड़ियां रखी थीं, जिन्हें देवांश यहां छोड़ गया था। उन्होंने सबसे पुरानी साड़ी निकाली और पहन ली। तभी उनकी नजर अपने चश्मे पर पड़ी। उन्होंने तुरंत चश्मा उतार दिया। उन्हें डर था कि बेटा या बहू उन्हें इस चश्मे की वजह से पहचान न ले। वो पास वाले कमरे में रत्ना जी के पास पहुंची। कुछ दिन पहले रत्ना का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए अब वो अपना पुराना चश्मा इस्तेमाल नहीं करती थीं। रुक्मणी जी ने हिचकिचाते हुए कहा, रत्ना बहन, जरा अपना पुराना चश्मा दे दीजिए। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। मुझे धूप में देखने में तकलीफ होती है। रत्ना ने बिना कुछ पूछे अपना पुराना मोटे शीशों वाला चश्मा उन्हें दे दिया। जैसे ही रुक्मणी जी ने वो चश्मा पहना तो उनकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया और आंखें भारी सी हो गईं। लेकिन खुद को बदलने के लिए ये बहुत जरूरी था। इस धुंधलेपन से उनकी पहचान भी धुंधली हो चुकी थी। उन्होंने खुद को आईने में देखा तो वो भी अपने आप को पहचान नहीं पाई। उन्होंने जानबूझकर अपनी कमर को भी थोड़ा और झुका लिया और साड़ी का पल्लू सिर पर डालकर उसी से आधा चेहरा ढक लिया। अब वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ सकती थी, क्योंकि अब न वो देवांश की मां लगती थी, न रोहन की दादी। अब वो उन लोगों के लिए सिर्फ एक अनजान औरत थी। रुक्मणी जी आज पूरे 1 साल बाद आश्रम से बाहर निकली थी, इसलिए बाहर की दुनिया आज उन्हें कुछ बदली बदली सी लग रही थी। और जब ऑटो से उतरकर उन्होंने अपने मोहल्ले की गली में कदम रखा तो उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये वही गलियां थीं जहां कभी उन्होंने अपने बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। जैसे जैसे घर करीब आता जा रहा था, वैसे वैसे उनकी धड़कन तेज होती जा रही थी। आखिरकार वो उस मोड़ पर पहुंच गईं, जहां से उनका 2 मंजिला घर साफ दिखाई देता था। आज उसे रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया था, जिससे साफ पता चलता था कि घर में कोई फंक्शन है। असल में आज उनके पोते का जन्मदिन था। वो अंदर जाना चाहती थीं, लेकिन उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस बहाने से अंदर जाए। वो अभी सोच ही रही थी कि तभी घर की कामवाली सरिता वहां आती दिखाई दी। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और ज्योति बाहर आई। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ापन साफ दिखाई दे रहा था, जो शायद पार्टी की तैयारियों का तनाव था। सरिता ने डरते डरते कहा, मेम साहब, आज मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। मुझे जरूरी काम आ गया है, इसलिए मुझे आज ही गांव जाना पड़ेगा। ज्योति भड़क गई। सरिता, तुझे आज ही सारे जरूरी काम याद आएंगे क्या? शाम को मेहमान आने वाले हैं और तू छुट्टी मांग रही है? सरिता हाथ जोड़ते हुए बोली, मेम साहब, मैं तो कभी भी छुट्टी नहीं लेती, लेकिन आज मेरा जाना बहुत जरूरी है। आज के लिए आप किसी और को देख लीजिए। ज्योति झल्लाकर बोली, मैं किसे देख लूं? अब इस टाइम कहां से किसको बुलाऊं? ऐसा कर, तू नहीं आ सकती तो फिर अपनी सास को भेज दे, क्योंकि आज काम के लिए मुझे कोई ना कोई तो चाहिए। दीवार के पीछे खड़ी रुक्मणी जी ये सब सुन रही थी। सरिता ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है मेम साहब, अगर मेरी सास मान गई तो भेज दूंगी। वैसे उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। सुनीता गुस्से में बोली, मुझे कुछ नहीं पता, बस किसी को भी भेज देना। इतना कहकर ज्योति दरवाजा पटकते हुए अंदर चली गई। सरिता भी उदास होकर वापस लौट गई। रुक्मणी जी चुपचाप खड़ी सोच रही थी कि किस्मत भी कैसे खेल खेलती है। जिस घर में जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, उसी घर में आज एक कामवाली की जरूरत पड़ गई थी और अब वो आसानी से अंदर जा सकती थी। एक पल के लिए उनका मन हुआ कि वापस लौट जाए। उन्होंने सोचा कि इस बेइज्जती से अच्छा तो आश्रम का वो अकेलापन ही है। लेकिन तभी उन्हें पोते का मुस्कुराता चेहरा याद आ गया। पोते के प्यार ने उनके टूटे हुए हौसले को फिर से हिम्मत दी। उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे आगे बढ़ी। उन्होंने डरते डरते दरवाजे की घंटी बजाई। ज्योति ने तेज आवाज में पूछा, कौन है? रुक्मणी जी का गला सूख गया। उन्होंने अपनी आवाज को बदलते हुए कहा, मैं हूं चंद्रोबाई। ज्योति ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि सरिता ने अपनी सास को भेज दिया है। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और रुक्मणी जी को अंदर ले गई। जैसे ही रुक्मणी जी ने घर के अंदर कदम रखा तो एक जानी पहचानी खुशबू उनके दिमाग से टकराई। ये वही घर था
जिसका हर कोना उनकी यादों से भरा हुआ था। ज्योति ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, भगवान का शुक्र है तू आ गई, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। उस वक्त उसे न उनके चेहरे को देखने की फुर्सत थी और न ही आवाज पर ध्यान देने का समय था। उसके लिए तो वो बस एक काम वाली थी। दीवार पर लगी पूरे परिवार की बड़ी तस्वीर को देखकर रुक्मणी जी की आंखें भर आईं। ये तस्वीर उन्होंने अपने हाथों से लगाई थी। तभी ज्योति की तेज आवाज आई, क्या हुआ चंद्रो, क्या देख रही हो? काम करने आई हो या घर को देखने? चलो जल्दी जल्दी काम शुरू करो। उसने रसोई की तरफ इशारा करते हुए कहा, सिंक पूरा भरा पड़ा है, पहले ये सारे बर्तन साफ करो, उसके बाद सब्जियां काट देना और जल्दी करना क्योंकि शाम तक मेहमान आ जाएंगे। रुक्मणी जी बिना कुछ बोले चुपचाप रसोई में चली गईं। उन्होंने नल खोला और बर्तन धोने लगी। तभी अंदर वाले कमरे से बच्चों की हंसी की आवाज आई और एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ बाहर आया। उसने पिंक कलर की शेरवानी पहन रखी थी। वो किसी छोटे राजकुमार की तरह लग रहा था। वो उनका पोता राज था। उसे देखते ही रुक्मणी जी के हाथ रुक गए, उनकी आंखें भर आईं। उनका दिल किया कि दौड़कर उसे गले से लगा ले, उसके माथे को चूम ले, लेकिन वो जानती थी कि इस वक्त वो उसकी दादी नहीं, सिर्फ एक काम वाली है। वो बस दूर खड़ी उसे देखती रही और अपने आंसुओं को पल्लू से छिपाती रही। लेकिन राज ने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा। वो दूसरे बच्चों के साथ खेलता हुआ बाहर बगीचे में भाग गया। भला उस मासूम को क्या पता था कि रसोई में खड़ी एक बूढ़ी औरत जो कभी उसकी दादी हुआ करती थी, उसे गोद में खिलाया करती थी, आज वो उसे गले लगाने के लिए तरस रही थी। दोपहर में देवांश भी घर आ गया। वो किसी दोस्त से फोन पर बात कर रहा था और कह रहा था, देखो यार, शाम को टाइम से पहुंच जाना, भाभी और बच्चों को भी साथ जरूर लाना, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। इतना कहकर वो हंसने लगा। तभी उसकी नजर रसोई में काम कर रही चंद्रो पर पड़ी। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे रसोई में उसकी माँ खड़ी है। उसकी झुकी हुई कमर और चाल में उसे अपनी माँ की झलक नजर आई। लेकिन अगले ही पल देवांश ने इस ख्याल को झटक दिया और खुद ही बड़बड़ाया, मैं भी कैसी बातें सोचने लगा, भला माँ यहाँ कैसे हो सकती है? उनको तो मैं वृद्धाश्रम में छोड़कर आया था, वो तो वहीं पर होंगी। देवांश फिर से फोन पर हंसता बोलता अंदर चला गया। शाम होते होते पूरा घर मेहमानों से भर गया। देवांश और ज्योति के दोस्त और कुछ रिश्तेदार भी आ गए। घर में तेज म्यूजिक बज रहा था और हर तरफ हंसी मजाक चल रहा था। और उसी शोर शराबे के बीच रुक्मणी जी कभी किसी को पानी दे रही थीं, तो कभी मेहमानों को चाय देने के लिए इधर से उधर दौड़ रही थीं। थोड़ी देर बाद केक काटने का वक्त आ गया। सब लोग तालियां बजाने लगे। राज ने मुस्कुराते हुए केक काटा और पहला टुकड़ा अपने मम्मी पापा को खिलाया। रुक्मणी जी थोड़ी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। वो बस यही सोच रही थी कि एक बार राज उनकी तरफ भी देख ले और उन्हें पहचान ले। लेकिन राज तो अपने दोस्तों के साथ खेलने में लगा हुआ था। तभी देवांश की एक बुजुर्ग आंटी वसुंधरा जी इधर उधर देखते हुए बोली, अरे देवांश बेटा, सब तो दिख रहे हैं, लेकिन तुम्हारी माँ कहाँ है? उनके बिना तो घर का ये जश्न अधूरा लग रहा है। वो तो वैसे भी राज पर जान छिड़कती थी। ये सवाल सुनते ही देवांश और ज्योति एक पल के लिए घबरा गए, लेकिन इस सवाल के लिए वो दोनों पहले से ही तैयार थे। ज्योति तुरंत चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट लाते हुए बोली, क्या बताएं आंटी, माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर गई हैं। सालों से उनकी 4 धाम जाने की इच्छा थी। हालांकि हमने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो नहीं मानी। देवांश बात को संभालते हुए बोला, हाँ आंटी, हमने तो कहा भी था कि इस उम्र में इतना लंबा सफर मत करो, लेकिन माँ कहने लगी कि सारी जिंदगी तुम लोगों के लिए जी लिया, अब थोड़ा भगवान का नाम भी ले लूं। आखिर उनकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है? उसने गर्व से कहा, आंटी जी, उनकी सारी बुकिंग भी मैंने ही करवाई है। उन्हें वापस आने में अभी कुछ दिन तो लगेंगे। सब लोग देवांश की तारीफें करने लगे। एक दोस्त ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, वाह यार देवांश, तू तो बड़ा संस्कारी निकला। भला आजकल कौन इतना सोचता है अपने माँ बाप के लिए? लेकिन वहां एक कोने में खड़ी रुक्मणी जी के दिल में देवांश और ज्योति की झूठी बातें कांटे की तरह चुभ रही थी। जिस बेटे ने पिछले 1 साल से अपनी माँ की कोई खैर खबर नहीं ली थी, आज दुनिया के सामने झूठ बोलकर वो खुद को आदर्श बेटा साबित करने की कोशिश कर रहा था। उनके हाथ में पानी की ट्रे थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देवांश के मुंह से ये सुना कि माँ तो तीर्थ यात्रा पर गई हुई हैं, तो अचानक रुक्मणी के हाथों से पानी की ट्रे छूट गई। फर्श पर गिरते ही कांच के सारे गिलास टूट गए। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सबकी नजर उस बूढ़ी औरत पर टिक गई जो बुरी तरह कांप रही थी। और जब टूटे हुए कांच के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए वो नीचे झुकने लगी, तो उनका मोटा चश्मा नीचे गिर गया और सिर से पल्लू भी सरक गया और अगले ही पल वहां सन्नाटा छा गया।
क्योंकि जिस औरत को सब काम वाली समझ रहे थे वो कोई काम वाली नहीं बल्कि देवांश की मां रुक्मणी थी। वसुंधरा आंटी हैरानी से उन्हें देखते हुए बोली, रुक्मणी तुम? उनकी आवाज गुस्से से भर गई। उन्होंने देवांश की तरफ देखा और कहा, देवांश ये क्या है? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारी मां तीर्थ यात्रा पर गई हैं, फिर ये कौन है देवांश? देवांश और ज्योति के चेहरे का रंग उड़ गया और जो लोग कुछ देर पहले देवांश की तारीफें कर रहे थे अब वही लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। वसुंधरा जी रुक्मणी के पास आईं और उनका हाथ पकड़कर बोली, रुक्मणी तेरी ये हालत कैसे हो गई? रुक्मणी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा, वसुंधरा मैं तीर्थ यात्रा पर नहीं गई थी बल्कि मुझे तो इन दोनों ने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। ये बात सुनकर सब लोग सन्न रह गए। उन्होंने आगे बताया कि इन दोनों ने मुझे धोखे से वहां छोड़ा था। देवांश ने कहा था कि माँ जी कुछ दिनों की ही तो बात है, लेकिन 1 साल बीत गया, न कोई मिलने आया, न किसी ने मेरा हाल पूछा और ना ही कोई मुझे लेने आया। लेकिन आज मेरे राज का जन्मदिन था। आज मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसे देखने चली आई। मैं जानती थी अगर मैं अपनी पहचान छुपाकर ना आती तो शायद ये लोग मुझे दरवाजे से ही धक्के मारकर बाहर निकाल देते। उनकी बातें सुनकर वहां खड़ा हर इंसान खामोश था। देवांश और ज्योति सिर झुकाए खड़े थे। तभी रुक्मणी जी की नजर भीड़ में खड़े राज पर पड़ी। वो टेबल के पास खड़ा डरा सहमा ये सब देख रहा था। वो धीरे धीरे राज की तरफ बढ़ी। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उन्होंने राज को सीने से लगा लिया। वो उसे बार बार चूम रही थी, उसके बालों को सहला रही थी। वो 1 साल की तड़प, इंतजार और ममता का दर्द था जो आंसू बनकर बह रहा था। राज ने भी दादी को पहचान लिया था। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से रुक्मणी जी के आंसू पोंछे और उनके सीने से लग गया। ये दृश्य देखकर वहां पर मौजूद लोगों की आंखें भर आईं। कुछ देर बाद रुक्मणी जी ने खुद को संभाला। उन्होंने राज को अपने सीने से अलग किया और उठ खड़ी हुई, लेकिन अब उनके चेहरे पर बेबसी नहीं थी। इसके बाद वो देवांश के पास आई और बोली, बेटे मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बेटा मेरे मरने के बाद एक काम जरूर करना। वृद्धाश्रम में अच्छा बिस्तर नहीं है, वहां कुछ अच्छे बिस्तर रखवा देना। और बेटा जून के महीने में गर्मी बहुत होती है, उस आश्रम में पंखे भी नहीं है, इसलिए तू वहां एसी भी लगवा देना। देवांश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माँ क्या कहना चाहती है। देवांश ने उनकी बात काटते हुए कहा, लेकिन माँ जब तू ही नहीं रहेगी तो तेरे मरने के बाद मैं आश्रम में अच्छे बिस्तर और ऐसी किसके लिए लगवाऊंगा? रुक्मणी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बेटा मैं तो जैसे तैसे करके अपना जीवन काट ही लूंगी, लेकिन कल जब तू बूढ़ा हो जाएगा और जब तेरे बच्चे तुझे वृद्धाश्रम में छोड़कर आएंगे तो बेटा तू वहां एक दिन भी नहीं गुजार पाएगा। इसलिए पहले ही इंतजाम कर लेना, क्योंकि आज तूने मेरे साथ जो किया है कल तेरे बच्चे भी तेरे साथ वैसा ही करेंगे। इसके बाद रुक्मणी जी ने एक नजर वहां खड़े लोगों पर डाली और शांत आवाज में बोली, अच्छा अब मैं चलती हूं। तभी अचानक देवांश का दोस्त विनोद आगे बढ़ा। वो अब तक चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दुख भी। उसने नीचे पड़ा रुक्मणी जी का चश्मा उठाया, उसे साफ किया और उन्हें देते हुए बोला, माँ जी आप मेरे साथ चलिए। मेरा घर भले ही छोटा है लेकिन वहां आपको पूरी इज्जत मिलेगी। उसकी बात सुनकर रुक्मणी जी की आंखें भर आईं। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। जब अपनी औलाद ने ही साथ छोड़ दिया तो फिर तुम पर बोझ क्यों बनूं? इसके बाद उन्होंने एक आखिरी नजर देवांश और ज्योति पर डाली। उनकी आंखों में अब ना तो गुस्सा था न कोई शिकायत। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अब मेरी जगह वहीं है जहां मेरी किस्मत मुझे ले गई है। इतना कहकर वो मुड़ी और धीरे धीरे घर से बाहर निकल गई। लेकिन अब उनके चेहरे पर बेबसी और लाचारी नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो इंसान को सब कुछ खो देने के बाद मिलती है। उनके जाते ही घर का माहौल बदल गया। जो लोग कुछ देर पहले देवांश की तारीफ कर रहे थे अब वही लोग शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। एक एक करके सभी मेहमान वहां से जाने लगे। जाते जाते कई लोग देवांश और ज्योति को खरी खोटी सुनाकर गए। वसुंधरा आंटी भी जाते जाते रुक गई। उन्होंने गुस्से भरी नजरों से देवांश को देखा और बोली, देवांश तूने सिर्फ अपनी माँ के साथ नहीं बल्कि इंसानियत के साथ धोखा किया है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। देवांश के लिए ये शब्द किसी तमाचे से कम नहीं थे। इतना कहकर वो भी वहां से चली गई। अब उस बड़े से घर में सिर्फ सन्नाटा रह गया था। देवांश और ज्योति आज वो दोनों खुद ही अपनी नजरों में गिर चुके थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, रुक्मणी जी ने जो फैसला लिया क्या वो सही था या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।